वेल गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, इट्स आई मंसूर। वार्म वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस रे। जैसे कि आपको पता है कि हमने सिविक्स की 6 क्लास की सीरीज को शुरू करा है, जिसके हमने 3 चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। आज हमारा 4 चैप्टर हम सिविक्स का करने वाले हैं, जिसका नाम है की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। भाई कौन से ऐसे तत्व हैं जिसके बिहार पे आप कह सकते हो कि डेमोक्रेसी है? क्योंकि जहां डेमोक्रेसी होगी ना, वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। अब मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहां पर जो है, जब मैं चैप्टर आपको करवाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि आपको पता है कि जहां डेमोक्रेसी होगी वहां आपको पता है कि लोगों को यह अधिकार है कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर वो कोई फैसला ले रहे हैं और लोगों को वो अच्छा नहीं लगता, तो लोग क्या कर सकते हैं, लोग धरना निकाल सकते हैं और सिग्नेचर कैंपेन कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं, ये लोगों को अधिकार है। लेकिन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि मोनार्की के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। मोनार्की के अंदर राजा के पास अधिकार होता है कि वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होता। दूसरा क्या है, जनता उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भी आंदोलन नहीं कर सकती। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र, जहां पर लोगों का राज है। तो डेमोक्रेसी के कुछ इंपॉर्टेंट तत्व हैं, कुछ की एलिमेंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो कौन से हम शुरू करेंगे यहां पर इस चैप्टर को अबाउट अफ्रीका से, ठीक है भाई। अफ्रीका से शुरू करेंगे। आपको पता है हमारा देश जो आजाद हुआ 1947 के अंदर, सबको पता है। लेकिन अफ्रीका आपको पता है 1994 के अंदर आजाद हुआ। अपार्थिड मतलब रंग को लेकर वहां पर इतना ज्यादा भेदभाव होता, इतना ज्यादा भेदभाव होता। वहां के लोग कुछ नहीं चाहते थे। वहां के लोग चाहते थे कि भैया डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो जाए, कुछ नहीं चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब है कि जहां पर किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं होगा, रंग को लेकर, भाषा को लेकर, नस्ल को लेकर, जाति को लेकर, और क्या कहते हैं, जन्म के आधार पर किसी के साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। तो अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा अफ्रीका के बारे में। नेशनल कांग्रेस a group of people who led the struggle against apartheid। ये अपार्थिड क्या होता है? रंग को लेकर जो वहां पर वो चल रहा था, भेदभाव दबा के चल रहा था, काला और गोरा। भाई डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? लोगों का एक ऐसा शासन जहां पर सभी लोगों को बराबर समझा जाता है। लोग अपने में से ही किसी एक बंदे को चुनते हैं और वही उन पे शासन करता है। और हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है। अगर वो सही से काम करते हैं सरकार, तो वो दोबारा आ जाती है सत्ता में, वरना उसको सत्ता से हटा दिया जाता है, ठीक है जी। अबाउट अफ्रीका, नेशनल कांग्रेस अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थिड। जो उसके मेन लीड करने वाले थे उनका नाम था नेल्सन मंडेला, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट होगा नेल्सन मंडेला फाउट अगेंस्ट अपार्थिड फॉर सेवरल ईयर्स, ठीक है ना भैया। इन्होंने कितने साल जो है वो अपार्थिड के खिलाफ, पता नहीं कितने लंबे साल इन्होंने संघर्ष करा, तब जाके आजादी मिली और सरकार भी इनकी बनी। अगर ये चाहते तो ये सोचते कि भैया हमारे साथ काले को लेकर इन्होंने भेदभाव करा, क्यों ना भैया हम भेदभाव करेंगे। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने डेमोक्रेसी को लेके आए। डेमोक्रेसी वो जिसके अंदर भैया सभी को इन्होंने बराबर के राइट्स दिए, ठीक है ना। तो नेल्सन मंडेला फाउट अगेंस्ट अपार्थिड फॉर सेवरल ईयर। एट द एंड अफ्रीका became a democratic country in 1994। जूम करके दिखा देना, बिल्कुल ज्यादा दूर से मत दिखाना।
ठीक है। नेल्सन मंडेला ने क्या करा भैया, फाइट करी, किसके अगेंस्ट करा, अपार्थाइड के अगेंस्ट फाइट करी सेवरल ईयर, और फाइनली 1994 के अंदर इमेजिन करिए कि अभी कुछ सालों पहले तक भी जो है वो रंग भेद को लेकर जो है वो भेदभाव चल रहा था। अब कमाल की बात बताऊं, आजादी 1994 के अंदर, लेकिन उसके बाद भी दुनिया का दूसरा सबसे सफल डेमोक्रेसी कंट्री है। पहला भारत, दूसरा साउथ अफ्रीका और तीसरा श्रीलंका को काउंट करा जाता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा कुछ साउथ अफ्रीका के बारे में। अब मैं इसको इरेज करता हूं, आगे चलते हैं। Why do we have regular elections? भैया रेगुलर इलेक्शन क्यों होते हैं, आप बताएं हमें, रेगुलर इलेक्शन क्यों होते हैं? अगर रेगुलर इलेक्शन नहीं होंगे तो या तो मोनार्की हो जाएगी, या फिर कहते हैं डिक्टेटरशिप हो जाएगी, तानाशाही, या फिर राजतंत्र। इलेक्शन का होना जरूरी है, क्यों है, पॉइंट वाइज समझिए। The government are elected for a fixed period, for a fixed period, एक निश्चित काल के लिए जो है वो सरकारें चुनी जाती हैं, ठीक है ना। Once elected, एक बार चुनने के बाद वो सत्ता में रहती है 5 साल के लिए। In India this period is 5 years। भाई भारत के अंदर ये जो पीरियड है वो कितने साल का है, 5 साल का है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट होगा आपका, गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर फॉर दैट पीरियड। भैया जब सरकार चुन ली जाएगी तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए सरकार जो है वो पावर में रह सकती है। भाई जनता ने तो चुना है ना सरकार को अपनी मर्जी से, तो वो फिक्स पीरियड के लिए 5 साल के लिए जो है वो शासन कर सकती है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, दिस इज अ मूवमेंट when people can sense their power in democracy। भैया यही तो वो पल है जहां लोग अपनी शक्ति को समझ सकते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। समझ रहे हैं आप मेरी बात? भाई जनता को पता है कि अगर इस सरकार ने सही से काम नहीं करा, आपको पता है मोदी जी की सरकार है, ठीक है ना। अगर जनता को ऐसा लगता है कि मोदी जी की सरकार सही से काम नहीं कर रही है, तो जनता को यह मौका मिल जाएगा कि भैया आने वाले 5 साल के अंदर हम इनकी सरकार को हटा देंगे। रेगुलर इलेक्शन का मतलब यही तो है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना, ठीक है ना, बिल्कुल ईमानदारी से इलेक्शन होना, और हर 5 साल के अंदर जनता को यह अधिकार दिया गया है कि जनता अपनी मर्जी से जो है वो सरकार को चुनेगी। उसके बाद the power of government gets limited by regular election। ये लास्ट वाली लाइन सबसे काम की लाइन है। मतलब सरकार की शक्तियां जो वो लिमिटेड होती है, किस लिए, रेगुलर इलेक्शन की वजह से। भाई सरकार को पता है कि अगर हम भी सही से काम नहीं करेंगे तो 5 साल में, हर 5 साल में इलेक्शन होने वाला है, सही से काम नहीं करेंगे तो 5 साल बाद हमारी सरकार बदल जाएगी, ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पर जनता अपनी शक्ति को पहचानती है रेगुलर इलेक्शन के जरिए, ठीक है ना। अगला पॉइंट है हमारा की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि चैप्टर का ही नाम है, की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। की एलिमेंट्स कौन से हैं डेमोक्रेसी के, वो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं, जो आपको एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी मिल जाएगा, 6th क्लास की 4th चैप्टर के अंदर। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसका फर्स्ट पॉइंट होगा, इन अगस्त 2005
गवर्नमेंट increased the money for electricity, ठीक है। अगस्त 2005 में सरकार ने बिजली के दामों को बढ़ा दिया, ठीक है। पीपल एक्सप्रेस्ड देयर डिसअप्रूवल, लोगों ने अपने गुस्से को जताया। भाई लोगों को अधिकार है, इसको ही तो डेमोक्रेसी बोलते हैं, यही तो की एलिमेंट है। लोग अपना गुस्सा जता सकते हैं, मोनार्की के अंदर थोड़ी ना जता सकते भैया। ये जो हमारी मोनार्की है, क्या कहते हैं, राजतंत्र है, इसके अंदर थोड़ी ना जता सकते। राजा को अधिकार है, राजा अपने किसी भी डिसीजन को डिफेंड नहीं करेगा, ना एक्सप्रेस करेगा। यही तो डेमोक्रेसी के भैया, जनता ने अपने गुस्से को जताया और जो डिसीजन लिया था उसको गलत बताया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जब इन्होंने रेट बढ़ा दिए तो जनता ने क्या करा, दे टुक रैलीज एंड धरनाज। भैया इन्होंने रैली करी, धरना करा और गवर्नमेंट के प्रति अपने गुस्से को, डिसअप्रूवल को उन्होंने बताया, ठीक है। अगला पॉइंट, भाई इन्होंने धरना निकाला, रैलीज की, तो भैया सरकार तो एक्सप्रेस करेगी, बताएगी। गवर्नमेंट एक्सप्रेस्ड एंड डिफेंड इट्स डिसीजंस। ऐसा क्यों किया सरकार ने, अब लाइन पे गौर दो। बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। भैया जवाबदेह सरकार है लोगों के प्रति, जो भी इसने डिसीजन लिया है जनता को जरूर बताएगी, ठीक है ना, कि ऐसा क्यों किया है, तभी तो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होगी। हाउ कैन पीपल एक्सप्रेस their view to the government। भाई जनता अपने व्यू को कैसे सरकार को बताएगी, जो जनता के व्यू हैं वो सरकार तक कैसे पहुंचाएगी जनता। बहुत सारे तरीके, जैसे कि देयर आर मेनी वेज टू एक्सप्रेस व्यू। देयर आर मेनी वेज टू एक्सप्रेस व्यूज, जैसे कि what actions they take include धरनाज, रैलीज, सिग्नेचर कंपेन है नहीं, धरना निकाल सकती है, रैलीज निकाल सकती है, सिग्नेचर कंपेन कर सकती है, ठीक है ना, एटसेट्रा। और भी दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन प्ले अ important role to express people view। भाई लोगों के पास अधिकार है कि वो अपने व्यू को रेडियो से, मैगजीन से, न्यूज़पेपर से बता सकते हैं, ठीक है ना। दिखा दो जूम कर दो रेस। अब भैया जाहिर सी बात है, डेमोक्रेसी के अंदर कन्फ्लिक्ट तो होने हैं, लड़ाइयां तो होनी है, विवाद तो होने, तो विवाद को कैसे निपटाया जाएगा। कन्फ्लिक्ट्स
रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अगर कोई विवाद होता है तो विवाद होता क्यों है, क्या वजह होती है उसकी? कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज ड्यू टू सोशल ग्रुप्स, not sharing the common interest, भाई अब मुझे बताइए कि सभी लोगों का अधिकार है, एक सेक्युलर कंट्री है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे इस कंट्री के अंदर रहते हैं। तो जब सोशल ग्रुप, समाज के अंदर जो समूह रहते हैं, अगर जो सभी के लिए समाज के अंदर अगर एक चीज है, मस्जिद है, मंदिर है, अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप को जाने के लिए रोक दिया जाए, क्या होगा? लड़ाई होगी, जाहिर सी बात है। तो यही तो कहने का मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट तब पैदा होता है जब कोई सोशल ग्रुप क्या करता है, किसी एक कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करने के लिए मना कर देता है। अगर मंदिर के अंदर नीची जाति के जैसे हैं दलित लोग जो हैं, जो महार हैं, ठीक है ना, जो लोगों को अभी तक नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन अब तो बहुत बहुत कानून बन चुके हैं। 1949 के अंदर अंडर द आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को एबोलिश कर दिया गया है। इट मेड द पनिशेबल, अगर कोई भी पार्शियलिटी करता है तो आर्टिकल 17 के तहत उसको जो है वो भाई सब पनिश किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको समझें, जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको सोशल ग्रुप्स के द्वारा होता है। इसको हटाया कैसे जाएगा? द पुलिस एंड गवर्नमेंट शुड ensure that the conflicts resolution, the conflict resolution takes place in a peaceful manner, भाई ये सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी है कि इस कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, इनको पीसफुल तरीके से निपटाया जाए, ठीक है ना। ये सरकार पुलिस की जिम्मेदारी है कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स को वो जनता के बीच में जो हो रहे हैं उनको पीसफुल तरीके से निपटाया जाए, ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, भाई डेमोक्रेसी है, सभी धर्म एक साथ रहते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो होने लाजमी है ना। चलें आगे चलते हैं। रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में? ये वन ऑफ द एग्जाम्पल दैट इज नॉट शेयरिंग waters between Karnataka and Tamil Nadu इन दोनों के बीच में जो है वो है भसड़ हो गई कि भैया हम जो है पानी को शेयर नहीं करेंगे, ठीक है ना। and became a serious issue between both, और इन दोनों के बीच में जो है वो एक सीरियस इशू बन के रह गया। तो कर्नाटका और भैया तमिलनाडु के बीच में पानी को शेयर करने के पीछे भाई इनमें कन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद the central government from time to time, समय समय पर, from time to time tried to keep the situation under control,
भैया मामला इतना बिगड़ गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत कई बार इसको जो है वो अंडर कंट्रोल भी करा, इस सिचुएशन को अपने अंडर में लिया और इस सिचुएशन को सॉर्ट आउट और रिजॉल्व करने की कोशिश की, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक वाटर का एक रिवर वाटर कन्फ्लिक्ट था, जो कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो आप अपनी एनसीईआरटी के अंदर आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। ये तो था पानी को लेकर। भाई धर्म के आधार पे भी तो लड़ाइयां होती है ना, तो धर्म के आधार पे जो लड़ाइयां होती हैं उनको हम कहेंगे रिलीजियस बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या कहेंगे? रिलीजियस बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है ना। धर्म के आधार पर लड़ाइयां होती हैं। कब होती हैं ये? ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। अब ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल एक ही दिन मुहर्रम और जन्माष्टमी पड़ जाती है और दोनों समुदाय के लोग चाहते हैं कि वो एक ही समय पर जो है वो जुलूस निकाले। क्या है पॉसिबल है? शांतिपूर्वक निकल सकता है, अगर लोग चाहें तो निकल भी सकता है, लेकिन शायद पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज की जो व्यवस्था देखेगी वो पुलिस देखेगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वो कि वो शांतिपूर्वक जो है और दोनों को परमिशन दी जाए, लेकिन टाइम को ऊपर नीचे करके, ठीक है ना। During festivals, these conflicts arise, ठीक है ना। And it is the duty of police, to make sure that the festivals pass off peacefully। ये पुलिस का काम है कि इस बात का आश्वासन दिलाए कि जो भी फेस्टिवल है वो शांतिपूर्वक निकाले जाएंगे, ठीक है ना। तो भैया रिलीजियस बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया। अब चलते हैं आगे। जस्टिस एंड इक्वालिटी। भाई डेमोक्रेसी के सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है ये। अगर इनका एग्जिस्टेंस नहीं होगा तो डेमोक्रेसी नहीं होगी, और अगर इनमें से कोई एक भी नहीं होगा तब भी कोई फायदा नहीं है किसी एक का। ये दोनों सिक्के के एक पहलू हैं। अगर न्याय है, समानता नहीं है, तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि न्याय वही हो सकता है जहां पर समानता होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जस्टिस एंड इक्वालिटी आर इंटररिलेटेड। ये भैया आपस में संबंध है इनका पूरा पूरा, ठीक है ना, इंटररिलेटेड। इफ देयर इज नो इक्वालिटी, if there is no equality, then the system that gives justice। भैया अगर इक्वालिटी नहीं होगी तो सिस्टम जो आपको जस्टिस देता है ना, कैन नॉट फंक्शन फ्रीली एंड फेयरली अगर इक्वालिटी नहीं होगी तो जस्टिस का कोई फायदा नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है आपके सामने कि बैनिंग द अनटचेबिलिटी। ठीक है, अनटचेबिलिटी को बैन करना, ठीक है। ये क्या था, जैसे आपने अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया, इक्वालिटी हो गई तो जस्टिस हो गया।
ठीक है ना। दिखा दे इसको जूम करके, कर दो रेस। अब एक लाइन और आपने दिमाग में रखिए, जस्टिस कैन अचीव्ड व्हेन वी ट्रीट एवरीवन इक्वली। जस्टिस तब हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम सभी लोगों को जो है वो इक्वल समझे। भाई न्याय तो तभी होगा ना जब सभी लोगों को समान समझा जाएगा, ठीक है ना। तो जस्टिस और इक्वालिटी आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। अगर जस्टिस नहीं है तो इक्वालिटी नहीं होगी, और इक्वालिटी नहीं है तो जस्टिस नहीं होगा। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। उसके बाद एक पार्टिसिपेशन का मतलब है भैया भागीदारी। यहां पर सभी लोगों को डेमोक्रेसी के अंदर आजादी है कि वो जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अंदर आप कह सकते हो कि लोगों के पास अधिकार है कि वो अपनी बात को कह सकते हैं, अपने व्यू को बता सकते हैं, धरने से, रैली कर सिग्नेचर कैंपेन करके। लोगों को अधिकार है ना, लोगों के पास अधिकार है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, वोट दे सकते हैं, ठीक है ना, अगर वो 18 के हो गए। तो पार्टिसिपेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है ना। इस लाइन को आप ध्यान रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। आई होप कि ये चैप्टर आपके समझ में आया होगा, और अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर कर दें, और चैनल पर नए तो प्लीज बेल आइकन को बजा दें ताकि आने वाले वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।